मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं रायपुर में रहता हूँ। मैं एक अलायंस है जनवादी संघर्षों का छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके साथ मैं हसदेव औरन एक संगठन है जो हसदेव को बचाने के आंदोलन में उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में जो सोशल सेक्टर में मैं 2004 में आया। मेरे पिताजी जो हैं वो कृषक हैं, खेती करते हैं और वो खेती से जुड़े हुए हैं। परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। मूलतः हमारा परिवार एमपी का है। लेकिन मैं काफ़ी वर्षों मेरे बड़े पिताजी शुरू से ही छत्तीसगढ़ में रहे हैं और मेरे बड़े भाई सभी लोग यहाँ पर हैं। तो पढ़ाई के साथ ही फिर मैं दुरुक से ही मेरी हुआ और फिर यहीं पे हूँ। मेरा ग्रेजुएशन साइंस से हुआ और फिर मैंने पीजी जो है वो पॉलिटिकल साइंस से किया और 2004 में मेरा पीजी कंप्लीट होने के बाद शुरू में मैंने सोचा था, जब मुझे लगा था कि मैं तैयारी करूँगा, छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा मैं, तो वो मन में था, ख़्याल था मेरा सिविल सर्विसेज या पुलिस में जाने का। क्योंकि मेरे परिवार में अधिकतर लोग परिवार से रहे, बड़े पिताजी तमाम लोग। मेरी पढ़ाई भी अपने बड़े पिताजी के साथ ही हुई। वो पुलिस में थे, वही मुझे गाँव से लेके आए अपने साथ पढ़ने के लिए। तो वो झुकाव निश्चित तौर पे बना रहा। लेकिन वो जब मैं सामाजिक बदलाव के इस प्रक्रिया में जुड़ा, आंदोलनों के साथ जुड़ा, बहुत ही जल्दी वो मेरे दिमाग से फिर हट गया वो सारी बातें। मैं एक आंदोलन के साथ जुड़ा जो कि छत्तीसगढ़ में रिवर प्राइवेटाइजेशन को लेकर काम कर रहा था। उस संगठन के साथ जुड़ के मैंने पानी पर समुदाय के अधिकारों को पर काम किया। पर्यावरण के मुद्दों पर मैंने काम शुरू किया और आदिवासियों के अधिकारों पर काम शुरू किया। 2004 से मैं छत्तीसगढ़ में जल जंगल ज़मीन और आदिवासी किसान मज़दूरों के अधिकारों के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2010 में हमने हसदेव का इलाके में काम करना शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है उधर पे और इसके साथ जो प्रदेश के अलग-अलग संगठन थे, आदिवासी अधिकारों पे काम करने वाले, किसानों के अधिकारों पर, मज़दूरों के अधिकारों पर, विस्थापन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने वाले, जो संवैधानिक नियम कानून हैं, 5वीं अनुसूची, पैसा, वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन पे काम करने वाले तमाम संगठनों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए हम लोग ने कोशिश की और 2010 में एक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन एक अलायंस बना और उस अलायंस का मैं का एक सदस्य के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मध्य भारत का एक बहुत ही समृद्ध वन क्षेत्र है, जिसे हम लोग हसदेव अरण्य के नाम पे जानते हैं। हसदेव एक नदी का नाम है। ये छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो कोरिया जिले से निकलती है और महानदी में आके ये समाहित होती है। तो हसदेव नदी है और हसदेव नदी का जो जंगल है, जिस जंगल से नदी में पानी आता है, इनको जोड़कर हसदेव अरण्य हम कहते हैं कि हसदेव का जंगल। क्योंकि बहुत छोटे-छोटे जो पेड़ों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर पानी गिरता है, पहाड़ों के ऊपर वही सारा पानी आके गाँव में, खेतों में, वो नदी में आता है। तो उसके पूरे कैचमेंट को हम हसदेव अरण्य बोलते हैं। ये हसदेव अरण्य भी मिलेगा आपको, हसदेव अरण्य मिलेगा, अरण्य मतलब जंगल। ये एक बहुत ही समृद्ध वन इलाका है जो कि आपके उत्तरी कोरबा और दक्षिणी सरगुजा सूरजपुर एक सीमाओं 3 जिलों की सीमाओं में ये इलाका है। और कुछ इलाका आपका जो है वो कोरिया तरफ भी है। तो ये जो हसदेव अलन लेकिन ये 3 जिले में है, जिस हम हसदेव अलन की बात करते हैं। 1878 स्क्वायर किलोमीटर का ये वन क्षेत्र है और ये वन क्षेत्र बहुत ही समृद्ध वन है।
जैव विविधता से परिपूर्ण है, पर्यावरणीय संवेदनशील इलाका है, महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का ये रहवास है, हाथी जैसे जो वन प्राणी हैं उसका माइग्रेटरी कॉरिडोर है, और सबसे महत्वपूर्ण हसदेव नदी पर एक बांगो बांध बना हुआ है, मिनी माता बांगो बांध। उस बांध का ये कैचमेंट है जिससे जांजगीर, कुछ हिस्सा रायगढ़, कुछ बिलासपुर, कोरबा के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। तो बहुत समृद्ध इलाका है, और इसकी समृद्धता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे दुर्भाग्य कहें या कैसे कहें, ये कोल फील्ड भी है। मतलब ये जो जंगल है, इस जंगल के नीचे कोयला है। 2010 में एमओएफ ने, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने यहाँ पर एक अध्ययन किया था, और उसमें ये पाया था, जो गो नो गो का अध्ययन था, उसमें ये पाया कि हसदेव सबसे समृद्ध जंगल है। और सबसे खासियत ये है कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व इस जंगल से जुड़ा हुआ है। जंगल वही है जहाँ पे आदिवासी हैं, या जहाँ आदिवासी हैं वहाँ जंगल है, या जंगल जहाँ है वहाँ आदिवासी हैं। ये जो जुड़ाव है, एक सह अस्तित्व है, ये सदियों से है। और आज जंगल यदि बचा के रखें तो आदिवासियों के कारण ही जंगल बचा हुआ है। अब बाहर तो जंगल खत्म हो गया इस देश में, एक समय सर रायपुर के आसपास भी जंगल रहा होगा। और आदिवासियों की आप देखें कि मैं उसको इस तरीके से कहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी सुबह उठने से लेके शाम तक, उनके जन्म से लेके मृत्यु तक के तमाम उनकी दिनचर्या, उनके जीवन का हिस्सा जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति, सारा कुछ जंगल पे निर्भर है, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ाव जो है वो बहुत समृद्ध है। और छत्तीसगढ़ के जंगल में तो विशेष रूप से हम इस बात को कहते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण सा अस्तित्व है, जो सिर्फ आजीविका का सवाल ही नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति जंगल के साथ है। छत्तीसगढ़ की हम हमेशा बोलते हैं कि समृद्ध आजीविका, तो छत्तीसगढ़ में जैसे खेती आधारित समृद्ध आजीविका है, उसी जंगल आधारित आजीविका है। और तमाम जो लघु वनोपज हैं, महुआ से लेके तेंदू, चाल, चिलौंजी, पूटू, तमाम तरीके की जड़ी बूटियाँ, ये सारा कुछ जंगल से मिलता है। और कई क्षेत्रों में तो हम देखेंगे कि जो खाने के लिए धान जो है वो सिर्फ खाने के लिए उपयोग है, लेकिन जो कैश है वो इस लघु वनोपज से आदिवासी को प्राप्त होता है। जो तमाम पोषण है खाने के लिए वो जंगल से प्राप्त होता है। तो पूरी आजीविका का एक बहुत समृद्ध आधार जंगल है आदिवासियों की। और जो संस्कृति है उनके तो भगवान ही पेड़ पौधे ये तमाम हैं। उनकी आदिवासियों के जो पूरी गोत्र है वो पूरे इसी वन संस्कृति के आधार पर है। तो एक महत्वपूर्ण जुड़ाव पूरा बना हुआ है। संविधान की में आप देखेंगे तो 2 अनुसूचियों के प्रावधान हैं, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची। तो जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो 6वीं अनुसूची है, जहाँ एक आदिवासी स्वशासन और जो पूरी एक स्वशासी परिषद की कल्पना है। और जो मध्य भारत के आप तमाम, आंध्र प्रदेश से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा पर तमाम राज्य जो हैं वो 5वीं अनुसूची, रहने वाले आदिवासी मध्य प्रदेश की 5वीं अनुसूचित इलाके हैं। 5वीं जो अनुसूचित इलाके हैं वहाँ पे आदिवासियों के जो परंपरागत अधिकार हैं, जो उनकी आजीविका है, जो उनकी संस्कृति है, जो रूढ़ी प्रथाएं हैं, उनको संरक्षित करने के अधिकार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं अनुसूचित इलाकों में जो प्रशासक हैं वो राज्यपाल हैं। राज्यपालों को दायित्व सौंपा गया है कि यहाँ तक के प्रावधान है 5वीं अनुसूची के अंदर कि यदि कोई केंद्रीय कानून या राज्य का कानून जो आदिवासियों के हितों के विपरीत होगा, उसे लागू होने से रोक सकती हैं राज्यपाल। और यदि यदि राज्यपालों को लगता है कि कोई कानून बनाना है
तो वो बना भी सकते हैं। अब पांचवी अनुसूचित इलाकों में जो पंचायती राज की कल्पना है, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बात है, जब 73rd और 74th अमेंडमेंट आया, पंचायती राज की व्यवस्था पूरे देश में जब लागू हुई, तो आप देखेंगे कि आदिवासी इलाकों में उस समय जो पांचवी अनुसूचित इलाके हैं वहाँ पे पंचायती व्यवस्था लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग कानून के प्रावधान होना था। और 1996 में पैसा कानून जो है वो बना पांचवी अनुसूचित इलाकों के लिए। और जो पैसा कानून है उसमें पांचवी अनुसूची की भी जो मूल आत्मा है उसको पैसा कानून में लाने की बात हुई। और पैसा कानून के अंदर ग्राम सभाओं को, जो गांव की अपनी सामाजिक व्यवस्था थी, ग्राम सभाओं को एक ताकत बल इकाई के रूप में मान्यता दी गई। और ये कहा गया कि जो तमाम निर्णय प्रक्रियाएं हैं, योजना बनाने की बात है, आदिवासियों के, और आदिवासी नहीं, पांचवी अनुसूचित इलाकों में गैर आदिवासी हैं, पांचवी अनुसूची में रहने वाले जो लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए ग्राम सभाएं सशक्त होंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो प्रावधान है कि आदिवासी इलाकों में कोई भी परियोजना बिना ग्राम सभा के सहमति के नहीं लग सकती। तो एक पैसा कानून है। दूसरा जो है वन अधिकार मान्यता कानून की भी बात करना पड़ेगा, जो कि आदिवासियों के साथ, जिसकी प्रस्तावना में ये स्वीकार किया गया है कि आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए कानून बनाया गया। क्योंकि उस कानून में स्वीकार किया गया कि जो जंगल जमीन है वो सदियों से आदिवासियों के थे, लेकिन आज़ादी के बाद तमाम वन संरक्षण अधिनियम से लेके तमाम वनों का राष्ट्रीयकरण और सभी कानून आने के दरमियान भी उन अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई, और आदिवासियों को हमेशा उनके जंगल जमीन से बेदखल किया जाता रहा है। इसीलिए इस भूल को संसद ने स्वीकार किया कि इस भूल को हम सुधारते हैं और आदिवासियों को उनके जंगल जमीन पे अधिकार देते हैं, और सिर्फ आदिवासी नहीं, वो गैर आदिवासी, जिसको ओटीएफडी भी कहते हैं। और पर ये इस कानून एक ऐतिहासिक कानून के रूप में 2005 में आया, और पूरे देश में लागू हुआ। 2008 से उसके नियम लागू हुए, और उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो फॉरेस्ट का गवर्नेंस है उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए, और आदिवासियों के और अन्य परंपरागत वन निवासियों के जो वन अधिकार हैं वो पीढ़ियों से है, कोई नया अधिकार हम नहीं दे रहे, सिर्फ हम मान्य कर रहे हैं। तो पैसा कानून की आप बात करें, आप वन अधिकार मान्यता कानून की बात करें, आप पांचवी अनुसूची के प्रावधान की बात करें, जिसमें राज्यपाल सर्वोसर्वा है, ये तमाम अधिकार आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बने हुए हैं। जो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय है, इसका मूल उद्देश्य तो है कि पर्यावरण को किसका संरक्षण करना, वनों को बचाना। जो विकास की योजनाएं आ रही हैं उन विकास की योजनाओं में पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाना, और पर्यावरण के विनाश को या पर्यावरण के होने वाले नुकसानों को न्यूनतम रखने के उपाय करना। और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय का मूल मकसद यही है। और आप देखेंगे कि पूरा जो वन जंगल है वो अंततः इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन हमें इस बात को स्वीकार्य करने में कोई परहेज नहीं है कि वन और पर्यावरण मंत्रालय है, इस मंत्रालय के द्वारा जो जब एक मंत्रालय का काम है पर्यावरण को देखना, लेकिन ये पर्यावरण की चिंताओं से परे जब विकास को देखने लगे और इसकी प्राथमिकता विकास हो जाएगी, है ना, तो फिर पर्यावरण बहुत पीछे छूट जाएगा। और यही हुआ कि ये मंत्रालय आज के समय पर्यावरण से ज्यादा विकास को तरजीह देता है। और जो पूरे भारत देश के जंगलों की आप बात करेंगे तो भारत देश के जंगल जो है वो एक संस्कृति है, जहाँ पे जन वन वन्य प्राणी साथ में रहते आए हैं। लोगों के उसका जो सहभाग है वनों के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के अंदर चाहे वो भारतीय वन अधिनियम 1927 हो या उसके बाद के बने कानून हैं, या मंत्रालय की जो पूरी अवधारणा है, वो उसको स्वीकार नहीं करती, और एक तरीके से वो अलग तरीके से वन प्रबंधन की बात करती है और समुदाय आधारित
जो पीढ़ीगत परंपरागत तरीके से जो वनों के प्रबंधन की बात है, उसको नकारती है कहीं न कहीं। एक जब ये विकास की योजनाएँ तथा ये उनको हम तथाकथित विकास की योजनाएँ भी कई बार कहते हैं, ये विकास की योजनाएँ आईं, उनसे जो पर्यावरण के जो गंभीर दुष्प्रभाव पड़े या जो प्रक्रियाओं को अपनाना था, जो पर्यावरणीय संरक्षण कानून बने हैं, जो ईआईए नोटिफिकेशन है, उनके तहत जो प्रक्रियाओं के पालन करना था, उन प्रक्रियाओं के पालन में जो होने वाली अनियमितताएं हैं, उनके मामले में लोग कहाँ जाएंगे। तो पहले ये था कि ये सारे मामले कोर्ट पहुंच रहे थे। कोर्ट को ये लगा कि ये सारे मामलों को सुनवाई के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। उस अलग व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत एनजीटी की स्थापना हुई कि यदि पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता है, कानूनों का उल्लंघन होता है, तो न्याय मांगने के लिए लोग इन कोर्ट में जाएंगे, एनजीटी में जाएंगे। हसदेव वन क्षेत्र होने के साथ एक कोल फील्ड भी है। मतलब जब एक कोल फील्ड होती है तो उसकी पहचान बदल जाती है। जैसे कि आज हम हसदेव की बात करते हैं तो उसके ऊपर का जंगल, वहाँ रहने वाले लोग, वन्य प्राणी, जैव विविधता, तमाम जो चीज़ें हैं, उन सब को नकारते हुए सिर्फ कोल दिखने लगता है और एक गांव की पहचान कोल के रूप में हो जाती है। हसदेव छत्तीसगढ़ एक बड़ा कोल डिपॉजिट इलाका है, और जिसमें से जो करीब 55,000 मिलियन टन कोल डिपॉजिट है जो अलग अलग कोल फील्ड में है। हसदेव भी एक कोल फील्ड है जहाँ करीब 5,000 5,500 मिलियन टन के आसपास कोल उपलब्ध है। और ये अलग अलग कोल ब्लॉक्स में डिवाइड है। करीब 23 कोल ब्लॉक हसदेव के अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं। जब पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पे विशेष रूप से जब 2003 के बिजली अधिनियम आने के बाद और कोल ब्लॉक्स के आवंटन निजी कंपनियों को हो रहे थे, तो हसदेव के भी सारे कोल ब्लॉक बहुत सारी कंपनियों को आवंटित हुए थे और लगभग 20 कोल ब्लॉक आवंटित हो चुके थे अलग अलग कंपनियों। ये अलग-अलग दरमियान हुए हैं। 2000 दो में हुए, कुछ 3 में हुए, कुछ 4 में हुए, कुछ 5 में हुए, अलग-अलग समय ये हुए हैं, 6 में हुए। तो विभिन्न वर्षों में ये अलग-अलग कोल ब्लॉक आवंटित हुए। 20 कोल ब्लॉक बहुत सारी कंपनियों को आवंटित किए गए और आवंटन के बाद यहाँ पे माइनिंग की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हुई। लेकिन 2009 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने एक अध्ययन किया कि कहाँ माइनिंग होनी चाहिए, कहाँ माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और देश के पूरे कोल बेलिंग इलाके का उन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि जहाँ पे वनों का घनत्वता ज़्यादा है, जहाँ पे वन्य प्राणियों के रहवास हैं, जहाँ की हाइड्रोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता बहुत अच्छी है, आदिवासियों की आजीविका है, इन पैरामीटर के आधार पे एमओएफ के द्वारा उस समय जयराम रमेश केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने एक संकल्पना लाई, गो नो गो की संकल्पना। उस संकल्पना में ये था कि जो इन पैरामीटर के आधार पे जो वन क्षेत्र हैं उनको खनन से छोड़ा जाए और बाकी में खनन को शुरू किया जाए। तो इस अध्ययन से ये पाया गया कि देश के कुल कोल बेलिंग इलाके का 9-10% के आसपास का इलाका ऐसा है जो नो गो इलाका है। मतलब नो गो जहाँ पे माइनिंग नहीं होगी, गो इलाके जहाँ माइनिंग होगी। लेकिन गो इलाके का माइनिंग ऐसी नहीं कि माइनिंग होगी, वहाँ पे भी वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, वो वन स्वीकृति की, पर्यावरणीय स्वीकृति की, वो सारी प्रक्रियाएं जो है यथावत अपनाई जाएंगी। लेकिन जो नो गो इलाके हैं वहाँ पे माइनिंग की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हसदेव जो कि 1878 वर्ग किलोमीटर था, ये अकेली एक कोल फील्ड थी जो पूरी की पूरी नोगो इलाका घोषित थी, क्योंकि ये पूरा एक समृद्ध वन इलाका था। और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वो वन इलाका है जो पेंच आपके लिजर्व से शुरू करके मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क और झारखंड के पलामू का जो वन क्षेत्र है, इसको कनेक्ट करता है हसदेव अरण्य का जंगल। तो बहुत समृद्ध और अभी भी एक फ्रेगमेंटेड नहीं है, एक पूरा
लैंडस्केप है, महत्वपूर्ण पूरा जो वन इलाका है। तो पूरा का पूरा इलाका नोगो इलाका घोषित हुआ। तो नोगो इलाका घोषित होने के बाद हसदेव की जो कोल ब्लॉक आवंटित थे, उनकी स्वीकृति प्रक्रियाएं रोक दी गई और ये कहा गया कि यहाँ किसी भी कोयला खदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन बाद में एक कोल ब्लॉक जो राजस्थान सरकार को आवंटित का बड़ा दबाव था, दबाव के कारण जो है, तो ये बड़ा दबाव हुआ और दबाव के बाद हसदेव के 3 कोल ब्लॉक को स्वीकृति दी गई। पलसा ईस्ट केतेवासन, जो कि संयुक्त रूप से राजस्थान के पास था, और ताला कोल ब्लॉक। और ये कहा गया जब ये स्वीकृति दी गई कि इसके बाद हसदेव को ओपन करने के लिए किसी अन्य कोल ब्लॉक को अब स्वीकृति नहीं दी जाएगी। और ये तर्क दिया गया कि ये फ्रिंज है, कॉर्नल का एक जंगल है, जबकि पलसई केतेवासन बहुत महत्वपूर्ण मध्य बीच का ही एक वन इलाके में स्थित था। 2011 में इसकी स्वीकृति हुई, 2012 में वन स्वीकृति हुई और ये कोल ब्लॉक चालू हुआ। इसमें माइनिंग अभी जारी है पलसई केतेवासन में। 2014 में इसकी वन स्वीकृति को एनजीटी में चैलेंज किया गया और एनजीटी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला देते हुए ये कहा कि क्योंकि जब इसकी वन स्वीकृति दी गई थी मंत्रालय के द्वारा, तब बंसलायकार समिति ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया था, उनकी उप समिति ने, और बंसलायकार समिति ने ये कहा था कि हम इसकी स्वीकृति के खिलाफ हैं। यहाँ पे हसदेव को ओपन करने के लिए खनन परियोजनाओं की इजाजत नहीं देनी चाहिए और मंत्रालय ने वन स्वीकृति की जो वन स्वीकृति दी थी वो बंसलायकार समिति की सलाह के विपरीत जाके दी थी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब 2014 में अपना आदेश दिया, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो वन मंत्रालय के द्वारा जो स्वीकृति दी गई थी बंसलायकार समिति की सलाह के विपरीत जाके, ये गलत था। ये आपने फ्रिंज बोल के दिया है, ये पूर्णतः गलत तथ्य था। पलसई केतेवासन और ताला हसदेव का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और जो वन स्वीकृति, अंतिम वन स्वीकृति जो राज्य सरकार जारी करती है एमओएफ की स्वीकृति के बाद, उसे एनजीटी ने खारिज किया और एनजीटी ने ये कहा कि अब जो वन और पर्यावरण मंत्रालय है वो पुनः अध्ययन करे इस पूरे वन क्षेत्र का और अध्ययन करने के बाद वो तय करे कि यहाँ पे माइनिंग होगी या नहीं होगी, पुनः वन स्वीकृति होगी या नहीं होगी। 2014 में उस एनजीटी के आदेश के खिलाफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया कि जब तक अध्ययन और ये निर्णय नहीं लेता है तब तक आप माइनिंग चालू रखिए। आज भी स्टे पे वो माइनिंग चालू है। 2014 में कोलगेट आने के बाद 204 कोल ब्लॉक देश के निरस्त हुए। हसदेव के भी 20 के 20 कोल ब्लॉक निरस्त हो चुके थे और निरस्त होने के बाद वहाँ पे साले को माइनिंग बंद हुआ। लेकिन 2015 में सरकार ने पुनः कोल ब्लॉक के आवंटन शुरू किए और उसके बाद फिर नए आवंटन शुरू हुए और 2 कोल ब्लॉक तो नीलामी से, चोटिया जो कि ऑक्शन से हुआ था, माइनिंग हो रहा था। बाकी 7 कोल ब्लॉकों को पुनः आवंटन विभिन्न राज्य सरकारों की कंपनी को कोल मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसी भी क्षेत्र में माइनिंग आती है तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव सीधे रूप से उन लोगों पर पड़ता है जो जिनकी जंगल जमीन जा रही है या जो विस्थापित है। अप्रत्यक्ष प्रभाव उसके बाहर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ते हैं जो धीरे धीरे बाद में नजर आते हैं। जो पलसई ईस्ट केतेवासन खदान खुली और जब उसके अनुभव को लोगों ने देखा, पहले लगा कि ठीक है खदान आएगी। जब पलसई ईस्ट केतेवासन आई हसदेव के अंदर, तब लोगों को पता ही नहीं था कि क्या है। कहा गया कि थोड़ा सा जंगल जाएगा, वाइडिक होगा, लेकिन बाद में उसके दुष्प्रभाव समझ में आए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि जंगल और आदिवासी पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं, ये जुड़े हुए हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। जब आप अलग करेंगे, ये बार बार ये तर्क दिए जाते हैं कि विकास, आदिवासी का विकास करना है तो जंगल से बाहर निकालना होगा। हम बार बार ये कहते हैं और आदिवासी समाज ये स्वयं कहता है कि जंगल के साथ हमारा विकास क्यों नहीं हो सकता। हमें उस
आपके विकास और हमारे विकास में अंतर होगा। हमें बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं, हमारी अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जंगल के आधार पे हमारी आजीविका समृद्ध हो, उसे और बेहतर किया जाए अच्छे रोज़गार के। तो लेकिन उस जंगल को उजाड़ के ही रोज़गार होगा, ये जो संकल्पना है कि यदि आपको रोज़गार करना है, आपको नौकरी करना है, तो आपको उस जंगल को विनाश करना होगा। और होता यही है कि जब माइनिंग परियोजनाएँ आती हैं तो सबसे पहले लोगों की उस कई पीढ़ियों से चलने वाली उस आजीविका पे सबसे बड़ा हमला होता है, जो एक टिकाऊ आजीविका है। आप देखेंगे कि देखिए माइनिंग एक आएगी, वो 20 साल के लिए नौकरी देगी, वो 30 साल के लिए नौकरी देगी। नौकरी भी बहुत कम मिलती है स्थानीय लोगों को, अधिकतर बाहर से लोग आते हैं, मज़दूरी के काम मिलते हैं। लेकिन जो जंगल है, ज़मीन है, कितनी पीढ़ियों से लोगों को एक टिकाऊ आजीविका दे के रखा है और आने वाली कई पीढ़ियों तक चलेगा। तो कभी भी माइनिंग से नौकरी या जो मुआवजा है वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकता। वो पीढ़ियों का मामला है। तो ये पहली बात सोचना कि जो जंगल ज़मीन है उसको हम पैसों से कंपनसेट करते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। बल्कि वो एक जनरेशनल उसकी जो एक उसकी एक आत्मनिर्भरता है, सबसे पहले हम उसको तोड़ते हैं, उस आत्मनिर्भरता को ख़त्म करते हैं। दूसरा जो हमने कहा कि वो उनकी एक पूरी एक विरासत है, उनकी रूढ़ी, परंपरा, संस्कृति सब कुछ तो उससे जुड़ा हुआ है। आप उसको भी उससे काट देते हैं, क्योंकि गाँव को उजाड़ने के बाद आप गाँव नहीं बना पाते हैं। उस गाँव के अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं, गाँव है, उसकी एक अपनी संस्कृति है, उस गाँव का जंगल है, वहाँ कॉमन्स की ज़मीन है, निस्तार के तमाम वो जब आप गाँव को उजाड़ते हैं तो एक कॉलोनी बना देते हैं, छोटे-छोटे घर बना देते हैं जिसमें वो आत्मा नहीं बस सकती। तो वो जो एक रिश्ता है लोगों का वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने आजीविका को ख़त्म किया लोगों की आत्मनिर्भरता को आपने ख़त्म किया, आपने लोगों की संस्कृति को ख़त्म किया, आपने लोगों का अपने जो सहभाग आज भी आप आदिवासी इलाकों के अंदर देखेंगे तो एक सामूहिकता की भावना है, जो बाकी जगह नहीं मिलेगी। आज भी वो ज़िंदा है आदिवासी इलाकों के अंदर। वो सामूहिकता को आप ख़त्म करते हैं और व्यक्ति केंद्रित में चीज़ों को आप लेके चले जाते हैं। तो वो सामूहिकता को आप तोड़ देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम ये कहते हैं कि माइनिंग, तो मैं ये पूछता हूँ, मेरा ये सवाल होता है कंपनियों से, सरकारों से कि एक आप ऐसा गाँव हमें बता दीजिए जिसको हम कहें कि आदर्श गाँव है। जहाँ पे आपने किसी गाँव को विस्थापित करके एक आदर्श गाँव के रूप में खड़ा किया हो कि देखिए ये आदर्श पुनर्वास, ये आइडियल रिहैबिलिटेशन हमने ये किया है। आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा। आप लोगों को फेंक देते हैं उठा के जानवरों की तरीके से। तो ये जो परिस्थिति है कि और ये लोग अब देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और आप इसीलिए क्यों हँसदेव के लोग एक दशक से लड़ रहे हैं। यदि परसई ईस्ट केतेवासन कोयला खदान आने के बाद केते गाँव जब उजड़ा, उस केते गाँव से लोगों का पता नहीं वो कहाँ है। वो लोग पुनर्वास कॉलोनी में नहीं रहते हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है। आज वो लोग देख रहे हैं और वो जो हश्र हुआ है केते गाँव का, जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, उन तमाम चीज़ों से लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं और आज के समय लोग नहीं चाहते कि ये विकास तो हमें नहीं चाहिए। हमारा उस जंगल के साथ ही विकास हमें मंज़ूर है, लेकिन कोयला निकाल के विकास हमें मंज़ूर नहीं है। और ये बात अब लोग कह रहे हैं। कोई भी गतिविधि हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या विकास के नाम पे लाई हुई परियोजनाएँ हों, उनके अपने प्रभाव होते हैं। और माइनिंग तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रभावित करने वाली परियोजनाएँ हैं। क्योंकि कोल जहाँ निकलेगा वहाँ निश्चित तौर पे विनाश स्वाभाविक तौर पे है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोल को ज़मीन के नीचे ही रहना चाहिए। देखिए जब माइनिंग होती है तो माइनिंग के साथ से आप देखेंगे कि उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। माइनिंग होगा, कोयला निकालना अपने आप में पर्यावरण के विनाश के साथ जुड़ा। आप सबसे पहले उस समृद्ध जंगल को ख़त्म करते हैं, उस उपजाऊ खेती को ज़मीन करते हैं, उस गाँव को हटाते हैं और फिर आप कोयला निकालते हैं। तो कोयला निकालने के जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं, वो अपने आप में हैं। जंगल कटेगा तो पर्यावरण के लिए नुकसान होने वाला है। जो आप वहाँ माइनिंग करने वाले हैं, ब्लास्ट करने वाले हैं, उसके कोल डस्ट के कारण जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ने वाला है।
जो कोयला ज़मीन के अंदर है। और कई जगह तो आप देखेंगे कि जो कोयला है छत्तीसगढ़ के अंदर वो 400, 500, 600 फीट की गहराई तक कोयला है। तो जब आप कोयला निकालते हैं तो जो पूरा एक हाइड्रोलॉजी है, जो भूमिगत जल तंत्र जो पूरा होता है, आप उसको ख़त्म कर देते हैं। और आप देखेंगे कि एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक किसान है या एक ट्यूबवेल है जो भूमिगत जल ले रहा है, उसका 200 फीट है, 100 फीट पे पानी ले रहा है। लेकिन एक खदान की गहराई 300 फीट है, 400 फीट है, तो भूमिगत जल कहाँ जाएगा? और वो पूरा जो ग्राउंड वाटर है इससे बुरी तरीके से प्रभावित होता है, कंटामिनेटेड होता है। बहुत सारे जो भारी तत्व कोयले के अंदर हैं। तो ग्राउंड वाटर आप ना सिर्फ कम होगा, आप देखेंगे कि परसा ईस्ट केतेवासन जो खदान चल रही है, आज उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे बसा गांव ये कहने लगा है कि हमारा पानी का जो स्रोत है, क्योंकि आप आदिवासी इलाकों में आप देखेंगे बहुत नेचुरल जो वाटर बॉडीज हैं वो सूखने लगी हैं। वो जो अपने आप पानी निकलता है, ढोंडी है, उपका है, ये तमाम वो अब सूखने लगी हैं। जो जमीन से पानी निकल के अपने आप बह के जा रहा है, वो पानी बहना बंद हो गया। तो जो छोटे छोटे जो नाले हैं जो प्रवाहित होते हैं वो सूखने लगे हैं। जो भूमिगत जल है वो नीचे जाने लगा है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पे माइनिंग के कारण जो आप पानी माइनिंग में जा रहा है और उसको आप खत्म हो रहा है। तो पानी पे सबसे बड़ा प्रभाव आप देखेंगे कि माइनिंग इलाके में सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो पानी के ऊपर पड़ता है। लोगों के पीने, आप चोटिया एक वहीं पे एक कोयला खदान है, जहाँ पे उस चोटिया के बगल के गांव वालों के लिए टैंकर से वाटर सप्लाई होता था। क्यों? क्योंकि उनके सारे हैंडपंप सूख गए, वो इतनी गहराई में माइनिंग है। तो पानी के ऊपर प्रभाव है, वातावरण के ऊपर प्रभाव है जो कोल डस्ट के कारण है, जो जंगल है वो कट गया, वन्य प्राणियों के ऊपर जो समस्त प्रभाव है, आदिवासियों की अपनी आजीवी जंगल जमीन कटा तो उनकी आजीविका के ऊपर गया। और सिर्फ माइनिंग का नहीं, ये सिर्फ मैं माइनिंग की बात कर रहा हूँ। माइनिंग के साथ जब एक माइनिंग आती है तो जुड़ी हुई गतिविधियां आती हैं। माइनिंग होगा, फिर उसकी कोल बासली होगी, फिर उसका कोल का ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ट्रांसपोर्ट के साथ कहीं कोल का उपयोग होगा पावर प्लांटों के साथ। तो पूरे कोल के साइकिल को जब आप देखेंगे, ये इतना विनाशकारी हो जाता है कि जब हम ये अवधारणा बोलते हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी महंगी है और कोल आधारित बिजली सस्ती है, लेकिन जब ये पूरे कोल साइकिल को देखेंगे, जब कोयले के आप विनाश को देखेंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सस्ती आपको पड़ेगी। तो कोयला अपने आप में निकालना एक प्रदूषणकारी व्यवस्था है। कोयला निकलेगा तो पर्यावरण का विनाश होगा। बिना विनाश के आप पर्यावरण कोयला नहीं निकाल सकते, ये बहुत स्पष्ट है। कोई भी परियोजना जब स्थापित होती है, चाहे वो एक उद्योग लगने वाला हो, तो वो सड़क का निर्माण हो या वो खनन परियोजना हो, तो उसके तमाम जो प्रभाव हैं उनके मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। जैसे कि आपको याद होगा कि 2013 में जो लैंड एक्विजिशन कानून आया, 1894 के कानून को बदल के, उस कानून के अंदर जो सबसे बड़ी एक उपलब्धि माना गया था वो एसआईए माना गया, एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। जो ईआईए नोटिफिकेशन है उसके तहत जो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि यदि कोई परियोजना स्थापित होगी तो पर्यावरण पे क्या प्रभाव होंगे, और फिर उसका एक पर्यावरणीय मैनेजमेंट प्लान भी होता है कि उन प्रभावों को कम करने के लिए परियोजना क्या कंपनी क्या क्या करेगी, कैसे पर्यावरण का ठीक तरीके से जो है वो मैनेज होगा। उसी तरीके से जो 2013 के कानून के तहत एक एसआईए की प्रक्रिया आई कि यदि कोई परियोजना आती है और उसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संपादित की जाती है, और भूमि अधिग्रहण सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, अभी तो 2013 के कानून के तहत जंगल जो लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो सामुदायिक अधिकार और कम्युनिटी रिसोर्स राइट्स मिले हैं, उसको भी कहा गया है कि आपको कंपनसेट करना होगा, लोगों को उसके मुआवजा के रूप में उसका पैसा देना होगा। तो एसआईए की प्रक्रिया है कि कोई भी परियोजना आएगी, उस परियोजना से समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, सामाजिक आर्थिक तमाम पहलू क्या असर होंगे, और उसका एक अध्ययन होगा।
और अध्ययन के बाद, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परियोजना की जो प्रभावितों की परिभाषा में बदलाव किया गया। पहले ये माना जाता था कि जो भूमि धारक है, जिसकी जमीन अधिग्रहित होगी वही प्रभावित होगा। इस कानून के तहत जो भूमिहीन है उसको भी प्रभावित माना गया है कि यदि उसका प्रत्यक्ष तरीके से भी रोजगार जुड़ा हुआ है तो वो प्रभावित की परिभाषा में आएगा। और उन सब के ऊपर इस परियोजना से क्या प्रभाव पड़ेगा, उन प्रभावों के अध्ययन होंगे, और अध्ययन के बाद बाकायदा एक जनसुनवाई की प्रक्रिया स्थापित की गई है कि आपको जनसुनवाई करना है कि जो प्रभाव आपने अध्ययन करके जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट सही है कि नहीं, उस पे लोगों के सुझाव आएंगे। और जब ये स्थापित हो जाएगा एसआईए की प्रक्रिया के तहत कि हाँ, जो प्रभाव हो रहे हैं उससे फायदे लोगों के ज्यादा हैं, तब ही कोई परियोजना आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन यदि प्रभाव ज्यादा हैं लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और फायदे कम है तो वो परियोजना आगे बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत यही है कि ये तमाम प्रक्रियाएं बनती तो कानून में बहुत आदर्श स्थिति है, लेकिन क्रियान्वयन उन्हीं जो प्रशासन के हाथ में है, अधिकारियों के हाथ में है, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं कंपनियों के हाथ में। दिक्कत ये होती है कि जब एक परियोजना आती है तो एमओयू जब राज्य सरकार करेगे या केंद्र से होगा स्वीकृति, तो उस प्रशासन अनिवार्य रूप से यह मान के चलता है कि हमें तो परियोजना स्थापित करना है, और वो पूरा प्रशासन हो, जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, जो फॉरेस्ट के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी हो, जो सामान्य प्रशासन हो, या जो पुलिस हो, ये धारणा बना के चलता है कि ये परियोजना यहाँ पे सरकार ने अनुमति दी है, मतलब हमें इस परियोजना को शुरू करवाना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि फोर्सफुली ग्राम सभाएं होंगी या फर्जी ग्राम सभाएं होंगी। जो पहले जो प्रक्रियाएं हैं, वन स्वीकृति की प्रक्रिया है, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, वो इस तरीके से मैनिपुलेट करके जो है की जाती हैं कि कैसे भी करके कंपनी को स्वीकृति हासिल करवाना है। तो फिर इन स्वीकृति की प्रक्रियाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो पलसाइस्ट केतेवासन से केते गांव उजड़ा है, उसमें कुछ लोग नहीं रहते, वो कहीं अलग अलग जगह रहते हैं, क्योंकि वो एक बड़े जगह में रहने वाले लोग हैं भाई। लोग हैं, उनके साथ उनके खेती बाड़ी की जगह है, सामान रखने की जगह है, उनका अनाज रखने की जगह है, उनके जानवर रखने की जगह है, जानवर के लिए व्यवस्थाएं हैं। वो सारी जो जगह हैं एक घर के साथ होती हैं। वो छोटा सा सब्जी भाजी लगाने की भी जगह होगी। अब आप उनको, यदि आप 10 बाई 10 के 2 कमरे आवंटित कर देंगे तो लोग नहीं रह सकते ना, उनका जीवन यापन नहीं हो सकता उस जगह पे। और इसीलिए उस पुनर्वास कॉलोनी में आप देखें कि लोग बोलते हैं पुनर्वास कहते का हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई लोग रहने पसंद नहीं करता, वो खाली पड़ी हुई है। और हालत ये है पुनर्वास की कि आप कोरबा जाइए, मैं तो उदाहरण देता हूँ कि जो कोल इंडिया, जो शासकीय जिसको पीएसयू बोलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम है, उसका एसईसीएल जो एक कंपनी है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, से ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे कि लोगों को उजाड़ दिया है और उनके पुनर्वास नहीं हुए हैं। वो लोग लड़ रहे हैं अपने पुनर्वास के लिए, आप आए उनके घरों को बुलडोज कर दिया, लेकिन पुनर्वास के लिए उनकी जगह आपने आज तक नहीं दी है। तो दिक्कत ये है ना कि आपको एक बार स्वीकृतियां हासिल हो गई, आपको पर्यावरणीय वन स्वीकृति मिल गई, जमीन का आपको कब्जा मिल गया, तो आप सीधे लोगों को बुलडोज करते हैं बिना पुनर्वास किए। तो हसदेव के अंदर अभी ये बात चल रही है कि पुनर्वास हम देंगे, कहाँ देंगे, लेकिन हसदेव के अंदर तो लड़ाई दूसरी चल रही है ना। लोग जाना ही नहीं चाहते, पुनर्वास का सवाल कहाँ से पैदा होता है। जब हम अपना गांव ही नहीं छोड़ेंगे तो पुनर्वास की बात क्यों आएगी। तो वो तो अभी हसदेव के अंदर बात ही नहीं है पुनर्वास की। लोग अपने गांव में ही रहना चाहते हैं, अपने जंगल में रहना चाहते हैं। मेरा तो देखिए कार्य है, जो मैंने कहा था कि आदिवासी मजदूर किसानों के साथ में 2004 से पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और इस संघर्ष में मैं शुरुआती दौर में किसी एक संगठन के साथ था। उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं, एक व्यापक सॉलिडारिटी बननी चाहिए जनवादी संघर्षों की, इसीलिए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन बना। और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के अंदर बहुत सारे स्थानीय संगठन हैं जो अपने आंदोलन कर रहे हैं। हसदेव की लड़ाई भी एक हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति है, जो कि स्थानीय जो 30 प्रभावित गांव होने वाले हैं उनका अपना एक संगठन है।
और वही उसको आंदोलन को पूरा नेतृत्व देते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है, जब मैं 2011 10-11 से हसदेव के साथ जुड़ा और हसदेव के मुद्दे पे मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, 2012 में हसदेव अलन बचाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ, तब ये बहुत महत्वपूर्ण एक एहसास हुआ कि लोग तो अपनी लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों के लिए कानूनों की जानकारियाँ उन तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है, और सिर्फ हसदेव नहीं, तमाम जगह, जैसे कि वन अधिकार मान्यता कानून आया, ऐतिहासिक कानून है, लेकिन ऐतिहासिक कानून की जानकारी समुदाय को सच में उस स्तर पे नहीं है। जब मैं हसदेव में 2011 वाला में गया, तब लोगों को शायद पांचवी अनुसूची, पैसा और वन अधिकार के प्रावधान कुछ लोगों को पता रहे, लेकिन बड़े संख्या में समुदाय तक जानकारी नहीं रही। और वो लोगों को लगता था कि ग्राम सभा ठीक है, ग्राम सभा है, क्योंकि ग्राम सभा तो समय के साथ जो ग्राम सभा की पूरी संकल्पना थी कि हमारे गांव में हमारे राज्य की संकल्पना की गांव एक जो है स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में काम करेगा, एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था ने उसे पूरी पंचायती राज शासन का एक क्रियान्वयन की एजेंसी बना दिया। लोगों को लगता है ग्राम सभा में तो हमारी बात ही नहीं होती है। तो फिर हमें लगा कि लोगों तक सही जानकारियां भी नहीं पहुंच रही हैं। तो 2000 उसी दरमियान जन अभिव्यक्ति संस्था बना, और ये तय हुआ कि जो कानूनों की जो जानकारियां हैं, पर्यावरणीय कानून है, वन अधिकार मान्यता कानून है, पैसा कानून है, इनकी जानकारियां लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये कानून तो उन्हीं के लिए बने हैं अंततः। तो वो जन अभिव्यक्ति का एक कार्य है कि वो एक जो उस काम सरकार को करना चाहिए, जैसे मनरेगा की दीवार लेखन होता है ना, कि उस तरीके से पैसा कानून, वन अधिकार कानून के भी दीवार लेखन होने चाहिए, लेकिन नहीं करते, क्योंकि ये कानून सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। और कोई भी सरकार जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करती है, लेकिन वो करना नहीं चाहती है। कोई अधिक कलेक्टर नहीं चाहेगा कि मुझे जाके ग्राम सभा से पूछना पड़े। और इसीलिए ऐसे कानून जो समाज को ताकत देते हैं, जो जनता को ताकत देने वाले कानून हैं, वो कानून के क्रियान्वयन नहीं होते। इसीलिए 1996 में बना पैसा कानून 25 साल बीतने के बाद भी आज तक उसके नियम नहीं बने। हाँ, सिर्फ 4-5 राज्यों ने बहुत कमजोर से नियम बनाए, छत्तीसगढ़ में तो नियम भी नहीं बने। तो फिर हमारे जैसे लोगों की एक ये जिम्मेदारी बनती है कि ये वो कानून है जो संविधान की प्रावधानों से निकले हैं, संविधान की आत्मा है इन कानूनों के अंदर, जो सरकारों के नारे रहे हैं, विकेंद्रीकरण के वो नारे हैं, जो आदिवासियों के उनके न्याय दिलाने के जो कानून बने हैं, जिसको संसद ने स्वीकार किया, इन कानूनों के क्रियान्वयन में सहभागी बनना चाहिए, इन कानूनों की जानकारी समुदाय तक पहुंचानी चाहिए, और जन अभिव्यक्ति का वही काम है। ये तो एक सतत लड़ाई है, संघर्ष है, जो समुदाय अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। परिस्थिति के अनुसार लोग अपने कार्यक्रम तय करते हैं। उदाहरण के लिए कि अभी पलसा कोल ब्लॉक के लिए लोग इतने 6-7 सालों से लोग लगातार कह रहे हैं कि देखिए हमारा पांचवी अनुसूचित इलाका है और बिना ग्राम सभा की सहमति के भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। लोगों ने चिट्ठी लिखी है, हर जगह चिट्ठी लिखी। हसदेव का एक ये भी उदाहरण मुझे लगता है कि आपको आप सभी साथियों को ये बताना चाहिए कि हसदेव एक ऐसा संघर्ष है जिसको हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, जो लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं में कानूनों का उपयोग करते हुए, मैं उसको इस तरीके से कहता हूं कि हसदेव के लोगों ने कानून का कोई दरवाजा नहीं है जहां पे खटखटाए नहीं है, कोई विभाग नहीं है जहां पे उन्होंने अपने न्याय के लिए दरवाजा नहीं खटखटाया। आप आप बहुत सारे देश के आंदोलनों से बात कर लीजिए, उनको नहीं पता होगा कि पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया और वहाँ कहाँ दखल देना है। लोगों ने हसदेव के लोगों ने जब कोई खदान आवंटन हुआ है, आवंटन के साथ विरोध दर्ज किया। जब 2015 में कोल ब्लॉकों के आवंटन हो रहे थे, तब प्रस्ताव किए कि ये हमारा पांचवी अनुसूचित इलाका है, हम अपने जंगल जमीन का विनाश नहीं होने देंगे, आप आवंटन मत करिए। उसके बाद भी आवंटन हुआ। जब पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हुई और टीओआर का फेज आए, लोग ने टीओआर पे आपत्ति की। लोगों ने जब पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए रिपोर्ट बनी, उस पर भी आपत्ति दर्ज की।
जब जनसुनवाई हुई तब भी आपत्ति दर्ज की, और जब ईएसी कमेटी में प्रस्ताव गया लोगों ने तब भी आपत्ति लगाई। भूमि अधिग्रहण की पहली अधिसूचना से लेकर आखिरी अधिसूचना तक लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। हाँ, केंद्र सरकार से लेकर, कोयला मंत्रालय से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, कलेक्टर से लेकर स्थानीय तहसीलदार तक, कि पांचवी अनुसूचित इलाकों में बिना ग्राम सभा की सहमति के भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों की असहमति को दरकिनार करते हुए भूमि अधिग्रहण भी कर दिया। वन अधिकार कानून के लिए वन अधिकार मान्यता कानून आने के बाद वन स्वीकृति की प्रक्रिया में ये है कि जब तक ग्राम सभा सहमति नहीं देगा, आप वन स्वीकृति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। फर्जी ग्राम सभा के आधार पर हसदेव में वन स्वीकृति की प्रक्रिया हुई। लोग कह रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब लोग लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे, कह रहे थे, उसके बावजूद भी आपने नहीं सुना, तो फिर और उसके बाद भी आप वहां पे जाके उनकी जंगल को काट रहे हैं, आप खदान को उजाड़ रहे हैं, तो लोगों के पास विकल्प क्या होगा? उसी लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को तेज करना। और लोगों ने तय किया कि ठीक है, आप हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम राजधानी आएंगे, जहाँ पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल बैठे हैं। मुख्यमंत्री का काम है अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। राज्यपाल का कार्य है प्रशासक के रूप में पांचवी अनुसूचित इलाकों में रहने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन दोनों ही इन अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे, तो लोगों ने तय किया हम राजधानी जाएंगे। लोगों ने तय किया कि हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम सम्मेलन करेंगे। तो परिस्थिति के अनुसार लोग अब कार्यक्रम तय करते हैं। उन कार्यक्रमों में मैं अपनी सहभागिता निभाता हूँ। हसदेव उजड़ गया तो ये पूरे देश के लिए संकट है। हसदेव का जंगल सिर्फ हसदेव के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नहीं, देश के लिए संकट है, क्योंकि मध्य भारत का सबसे समृद्ध जंगल है और ये जंगल का विनाश की भरपाई कभी नहीं हो सकती। जो पर्यावरण पे, मौसम के परिवर्तन पे, जलवायु परिवर्तन पे जो इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो कभी उसको वापस से आप नहीं ला सकते। उसके प्रभाव बहुत विनाशकारी होंगे। तो इसीलिए हसदेव के जंगल को बचाना तो हम सबकी जवाबदेही है।